तो अब देखो अपना जीएसटी का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है 25। जो अपन ने रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था उसमें अपन ने सेक्शन 22 पढ़ लिया, 23 पढ़ लिया और 24 पढ़ लिया। 22 में हमने पढ़ लिया कि जो रजिस्ट्रेशन होगा वो एक लिमिट पे बेस होगा। अगर हमारा टर्नओवर उस लिमिट को क्रॉस करता है तो हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 22। और अगर हमारा उस लिमिट को क्रॉस नहीं करता है तो हमें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं रहेगा। 23 में अपन ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने कुछ कुछ पर्सन को क्या कर रखा है, रजिस्ट्रेशन से एग्जम्प्ट कर रखा है। किन पर्सन को कर रखा है, एक तो उस पर्सन को जो क्या करता है, एक्सक्लूसिवली सप्लाई करता है या तो एग्जम्प्टेड गुड्स की या फिर ऐसी गुड्स की जिसपे टैक्स नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल की। तो उनको रजिस्ट्रेशन करने से मना कर रखा है। उनका लिमिट टर्नओवर चाहे कितना भी रहे उनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। दूसरा इसमें आता है एक एग्रीकल्चरिस्ट, जो या तो खुद की मेहनत से या अपने परिवार की मेहनत से या फिर एनी अदर कोई सर्वेंट की मदद से अगर कोई भी एग्रीकल्चर का काम करता है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं होता। तीसरा आता है अपना कोई भी अदर पर्सन जो गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी काउंसिल की नोटिफिकेशन के बिहाफ पे डिक्लेयर किया जाता है, तो उस पर्सन को भी क्या नहीं करवाना पड़ता, उस पर्सन को भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं रहता, चाहे उसका टर्नओवर कितना भी क्यों ना हो। सेक्शन 24 में अपन ने कुछ स्पेशल केसेस पढ़े थे जहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है, चाहे अपना टर्नओवर 1 रुपया रहे चाहे 10 रुपया रहे। जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई पर्सन अगर इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर रहा है किसके गुड्स की तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी रहेगा, वेदर चाहे उसका टर्नओवर उस बेसिक लिमिट से जो भी लिमिट बताई है 22 में उससे कम हो या फिर उससे ज्यादा हो, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी रहेगा। किसको, अगर कोई भी पर्सन इंटरस्टेट गुड्स की सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा है, तो अगर वही इंटरस्टेट सर्विस की सप्लाई कर रहा है तो सर्विस के केस में उसके केस में हम चेक करेंगे जो अपने टर्नओवर की लिमिट है 10 लाख 20 लाख, वो चेक करनी पड़ेगी। दूसरा मैंने आपको इसमें बताया था कि कोई भी सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। तीसरा मैंने आरटीपी बताया था, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता है उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। पांचवा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पर्सन है जो आरसीएम के थ्रू गुड्स की रिसिप्ट करता हो, आरसीएम में जो भी नोटिफाइड गुड्स सर्विस बताई गई है उनकी अगर वो रिसिप्ट करता है तो उसको भी क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इन शॉर्ट बोले तो अगर कोई आरसीएम में टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन 51 के अंडर सेक्शन 51 में जिसको टीडीएस काटना पड़ता है उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि कोई भी आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी रहेगा, चाहे उसका टर्नओवर कितना भी क्यों ना रहे, लेकिन अगर वो आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर तो उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आईएसडी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद देखो इतने ही देखे थे अपन ने नॉर्मली। एक इको का केस भी पड़ा था इसमें कि अगर कोई इको है तो उसको भी नोटिफाइड गुड्स से सर्विस के सप्लाई कर रहा है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी रहेगा। उसके बाद अब देखो अपना सेक्शन आ रहा है 25। 25 अपन को बताएगा कि जो भी रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा वो किस तरह से करवाया जाएगा, उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, हमें क्या क्या करना पड़ेगा। एक जो टैक्सेबल पर्सन है या फिर जो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल पर्सन है उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो देखो क्या बता रहा है 25 में, सबसे पहले बता रहा है एवरी पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। प्रत्येक वो पर्सन जो किसके लिए लायबल है, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा इन एवरी सच स्टेट, उस प्रत्येक स्टेट और यूटी। कहाँ पे अप्लाई करेगा वो, इन एवरी सच स्टेट, उस प्रत्येक स्टेट और यूटी में, इन विच ही इज लायबल, जहाँ पे वो लायबल हुआ उस स्टेट और यूटी में वो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करेगा, अप्लाई करेगा। विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ही बिकम लायबल, जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ या फिर जिस दिन उसका टर्नओवर एक्सीड हुआ, जो उसी दिन से उसको 30 दिन में क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 1 अप्रैल को उस 10, 20 और 40 ले की लिमिट को क्रॉस कर गया, तो
तो अब वो लायबल का वो 1 अप्रैल को उसका टर्नओवर एक्सीड कर गया, उस वहां से अपन को 30 डेज काउंट करने पड़ेंगे। 30 डेज कहाँ तक, 30 अप्रैल तक उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो इसके बारे में रूल 8 और 9 क्या बताते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन होगा वो किस प्रकार से होगा और हमें कौन कौन से फॉर्म किस प्रकार से सबमिट करने पड़ेंगे। अभी वॉइस तो ठीक है ना? यस सर, वॉइस आ रही है अभी आपकी। ओके। अब उसके लिए रूल 8 और 9 के लिए कुछ बता रहा हूँ। जैसे रूल 8 और 9 की बात करें अपन, रूल 8 एंड 9 की बात करें तो रूल 8 एंड 9 अपन को ये बताएगा कि जो भी एप्लीकेंट है जिसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है वो कौन कौन से तो फॉर्म भरेगा, कब भरेगा, किस प्रकार से भरेगा। तो रूल 8 के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो भी एप्लीकेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल पर्सन है उसको REG0 फॉर्म भरना पड़ेगा। REG0 मतलब रजिस्ट्रेशन 01 फॉर्म भरना पड़ेगा। इस फॉर्म के देखो 2 पार्ट होंगे, एक तो ए पार्ट होगा, एक होगा दूसरा बी पार्ट। अब दोनों पार्ट में क्या क्या लिखना पड़ेगा, ए पार्ट में तो अपन को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो मैं मेरा नाम बताऊंगा, मेरा मोबाइल नंबर बताऊंगा, मेरा पैन कार्ड बताऊंगा, मेरा ईमेल बताऊंगा, मेरा स्टेट बताऊंगा जहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ। ए पार्ट में तो क्या बताऊंगा, जो भी लायबल पर्सन है वो अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, स्टेट हो गया, ईमेल वगैरह हो गया और पेन वगैरह हो गया। ये तो बताएगा किसमें, ए पार्ट में। अब बी पार्ट में क्या बताएगा, बी पार्ट में वो बताएगा जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो फाइल करने होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को वो कौन से पार्ट में बताएगा, डॉक्यूमेंट्स को बताएगा बी पार्ट में। ठीक है। जैसे आधार वगैरह हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन, या फिर उसके बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए तो वो सब किस में बताएगा, बी पार्ट में बताएगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, REG01 फॉर्म भरेगा। REG001 का कौन सा पार्ट भरेगा, पार्ट ए फुलफिल करेगा, वो फाइल करेगा। REG01 का पार्ट ए फाइल करेगा। पार्ट ए में वो क्या लिखेगा, पार्ट ए में वो देखो क्या क्या लिखेगा, एक तो अपना नेम लिखेगा, दूसरा अपना पेन लिखेगा, तीसरा अपना मोबाइल नंबर लिखेगा, मोबाइल नंबर, चौथा अपना ईमेल लिख देगा। ये सारी सूचनाएं वो किस में लिखेगा, और पांचवा लिख देगा वो स्टेट। स्टेट कौन सा, जहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान में हूँ, तो मैं राजस्थान में अगर रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा हूँ तो कौन सा स्टेट लिखूंगा, राजस्थान लिखूंगा। तो पार्ट ए में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे देगा वो, जैसे फॉर एग्जांपल नाम हो गया उसका, पेन हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, स्टेट, ईमेल वगैरह हो गया। ये सारी सूचनाएं वो कहाँ पे देगा, REG01 जो फॉर्म है उसके पार्ट ए में फिलअप करेगा। ठीक है। यस सर। अब जैसे देखो मैं ये पार्ट 1 फाइल करूंगा, जैसे मैं ये पार्ट 1 फाइल करूंगा वैसे ही मेरे पास एक TRN नंबर ऑपरेट होगा, जनरेट होगा। जैसे इसी के आगे यहाँ से लिख लो, जैसे ही मैं ये पार्ट ए फाइल करूंगा मेरे पास एक टीआरएन कोड जनरेट होगा। अब उस टीआरएन कोड का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर होता है, ये मेरे को टेम्परेरीली। अब इस कोड की सहायता से मैं क्या करूंगा, उसी पोर्टल पे पार्ट बी को ओपन करूंगा। जो पार्ट ए है ना अपना REG01 का, पार्ट ए और पार्ट बी। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं पार्ट बी को ओपन करूंगा। ठीक है। यस सर। अब जैसे पार्ट बी को करूंगा तो ये पार्ट बी क्या हो गया मेरे लिए, एक स्पेसिफाइड हो गया। स्पेसिफाइड हो गया, इसमें मेरे को डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है। जैसे मेरा आधार वगैरह हो गया, ये सारी चीजें मेरे को इसमें देनी पड़ेगी। तो अब जैसे मैं स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स किस में दूंगा, पार्ट बी में दूंगा, जो भी स्पेसिफाइड है वो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट दे दूंगा। देते ही मेरे पास क्या होगा, एक एक्नोलेजमेंट मिलेगी मेरे को। एक्नोलेजमेंट मिलेगी, वो किस में मिलेगी, REG02 में मिलेगी। REG02 में किसकी एक्नोलेजमेंट मिलेगी, कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन सबमिट करवाई है वो कौन कौन सी करवाई है। जैसे पार्ट ए में करवा दिया अपन ने, पार्ट बी अपन ने फाइल कर दिया, तो उसके रिगार्डिंग मेरे को क्या मिलेगी, REG02 में एक्नोलेजमेंट मिलेगी, आपने ये इंफॉर्मेशन सबमिट करवाई है। ठीक है।
ये देखो मैंने REG01 भर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद में मेरे को एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। एप्लीकेशन लगाऊंगा मैं, किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगाऊंगा। ये एप्लीकेशन लगा दिया मैंने। एप्लीकेशन लगाने के बाद ये जिसको भी मैंने एप्लीकेशन लगाई है ना, वो क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को प्रॉपर ऑफिसर के पास ट्रांसफर कर देगा। जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, उसकी एप्लीकेशन को किसके पास ट्रांसफर कर देगा, जो भी प्रॉपर ऑफिसर है, जो भी रजिस्ट्रेशन देगा, उसके पास इसको क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है। अब फॉरवर्ड Yes. करने के बाद देखो अपने पास दो सिचुएशन होंगी। फॉरवर्ड करने के बाद क्या होगा कि एक तो एप्लीकेशन का वो हमें ऑर्डर देगा। क्या देगा, ऑर्डर देगा। ऑर्डर किस रूप में देगा, जैसे अब देखो, जैसे उसने क्या किया, फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड करने के बाद एक ऑर्डर जनरेट होगा, ऑर्डर दिया जाएगा उस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। कौन देगा, प्रॉपर ऑफिसर क्या देगा, एक ऑर्डर देगा। ऑर्डर देगा उसका। ऑर्डर किसका देगा, जो भी एप्लीकेशन फाइल की एप्लीकेंट ने, उस एप्लीकेंट को क्या देगा, एक ऑर्डर देगा। अब वो ऑर्डर दे रहा है, तो जिस दिन अगर वो ऑर्डर किस रूप में देगा, या तो यस के रूप में देगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन फाइल की है वो सही है या गलत है। ठीक है। Yes, sir. अब अगर उसको सही लगी कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन फाइल की वो सही है, तो उस ऑर्डर के अगले 3 दिन में मेरे को क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कहाँ से 3 दिन देखेंगे ये 3 दिन कहाँ से देखेंगे, जिस दिन मैंने पार्ट बी सबमिट किया था ना, ऊपर आपको बताया था, पार्ट बी जिसमें मैंने स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाए थे। Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. वहां से लेकर अगले 3 दिन में मेरे को क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाएगा उस प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। ठीक है। Okay, sir. ये तो कब कर दिया जाएगा, जब उसने ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर किसका दे दिया, कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने फाइल की है वो सब कुछ ठीक है, अच्छा है, तो वो क्या करेगा, मेरे को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, कि ऐसी सिचुएशन में जो भी मैंने एप्लीकेशन फाइल की है, उसमें हो सकता है कोई एरर वगैरह हो, वो ऑर्डर ना दे, रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर ना दे कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाए। हो सकता है। Yes, sir. बिल्कुल. ठीक है। तो अब अगर वो ऐसा ऑर्डर दे दे कि जो भी मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल की गई इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो इसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, पीओ जो भी प्रॉपर ऑफिसर होता है वो अपना एक क्लेरिफिकेशन देगा। क्लेरिफिकेशन किस रूप में देगा, कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन फाइल की उनमें ये प्रॉब्लम है, तो वो क्लेरिफिकेशन देगा, किस में देगा, क्लेरिफिकेशन देगा REG03 में। REG03 जो फॉर्म है उसमें वो हमें क्या देगा, क्लेरिफिकेशन देगा। REG01 तो अपन ने कहाँ पढ़ लिया, कि जो भी एप्लीकेंट होगा वो फाइल करेगा। REG01 और REG02 अपन को स्टार्ट में पढ़ लिया। अब REG03 कौन फाइल कर रहा है, जो भी प्रॉपर ऑफिसर होना है, प्रॉपर ऑफिसर है, वो अपन को क्लेरिफिकेशन दे रहा है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। किसमें दे रहा है, REG03 में दे रहा है, कि जो भी आपने एप्लीकेशन लगाई है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब ये जैसे अपन को क्या दे रहा है, क्लेरिफिकेशन। क्लेरिफिकेशन देते अपने पास एक टाइम मिलेगा, जो भी एप्लीकेंट है उस एप्लीकेंट को एक टाइम देगा, ये कि इस टाइम में आप क्या करो, अपनी एप्लीकेशन को ठीक करो। ठीक है। Yes, sir. तो अब जैसे एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट क्या करेगा, जैसे REG03 में मेरे को क्लेरिफिकेशन मिला, मैं क्या करूंगा, अगले 7 दिनों में, जिस दिन मेरे को वो REG03 फॉर्म मिला, उसके अगले 7 दिनों में REG04 में क्या दूंगा, क्लेरिफिकेशन दूंगा। जी, यहाँ पे मेरे को 03 वो फॉर्म मिला था ना क्लेरिफिकेशन के लिए, Yes, sir. उसके अगले 7 दिनों में REG04 में मैं क्या दूंगा, क्लेरिफिकेशन दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, एप्लीकेंट जो रहेगा वो क्लेरिफाई करेगा। क्लेरिफाई करेगा क्या, कब तक, अगले 7 दिनों में, किस रूम में करेगा, REG04 में वो करेगा। REG04 में वो क्लेरिफाई कर देगा। अब क्लेरिफाई करने के बाद अब वापस से अपने पास दो सिचुएशन आएगी, कि मैंने क्लेरिफाई तो कर दिया, लेकिन हो सकता है उस क्लेरिफिकेशन से पीओ जो है
वो अपना सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, जो पीओ है वो अपना सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। या तो हो सकता है कि वो यस सेटिस्फाइड हो गया हो, या फिर नो सेटिस्फाइड नहीं हुआ हो। तो अगर जैसे अपन बात करें कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी मैंने क्लेरिफिकेशन दिया है REG 04 में, अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो मेरा क्या कर देगा, REG 05 में रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। एक तो यहाँ तक पढ़ो सबसे पहले कि नो, अगर वो मेरी क्लेरिफिकेशन से क्या नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो बंदा क्या करेगा, जो पीओ है अपना REG 05 में, REG 05 में मेरा रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। यस सर। अब दूसरी साइड सोचो कि अगर वो, अपन ने ये तो देख लिया कि वो क्या नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी मैंने क्लेरिफिकेशन दिया एप्लीकेंट ने उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि वो सेटिस्फाइड है भाई, जैसे वो सेटिस्फाइड है, यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया, वो जो भी क्लेरिफिकेशन मैंने दी है उससे वो क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो अब सेटिस्फाइड हो गया तो इसी सिचुएशन में क्या करेगा वो, जिस दिन जिस दिन मैंने उसको क्लेरिफिकेशन दिया ना, उसके अगले 7 दिन में वो मेरे को क्या कर देगा, अगले 7 अगले 7 डेज अगले 7 डेज में वो मेरे को रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा REG 06 में। ये था अपना देखो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो 05 में तो मेरा क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। अगर वो सेटिस्फाइड है तो इसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, अगले 7 दिन आई में 06 फोरम में मेरे को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। ठीक है। यस यस सर। यहाँ तक रूल 8 और 9 में कोई डाउट है तो पूछो। जैसे अपन ने एक बार दोबारा से सुनना धीरे धीरे आराम से। सबसे पहले हाँ अपन सर। ने क्या पढ़ा कि जो भी लायबल पर्सन है वो REG 01 फाइल करेगा। REG 01 के 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में तो अपन को कुछ उस पर्सन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और बी में अपन को क्या देना पड़ेगा, अपने बिजनेस के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ेंगे। तो REG 01 में तो क्या करना पड़ेगा, पार्ट ए जो रहेगा उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं लायबल पर्सन हूँ, तो मेरे को मेरा नाम, पेन, स्टेट वगैरह बताने पड़ेंगे। अब जैसे ही मैं पार्ट ए फाइल करूंगा, वैसे ही पोर्टल पे क्या होगा, एक TRN नंबर, TRN टेम्परेरी रेफरेंस नंबर क्या होगा, एक जनरेट होगा। अब उस नंबर की हेल्प से मैं क्या करूंगा, पार्ट बी भी फाइल करना पड़ेगा मेरे को। पार्ट बी कौन सा होता है, अपना स्पेसिफाइड पार्ट होता है ये। इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे मेरे बिजनेस का प्रिंसिपल, बिजनेस के बारे में लगाना पड़ेगा, मेरा बिजनेस किस चीज का है उसके बारे में, हो सकता है मेरे आधार वगैरह या फिर एनी अदर कोई डॉक्यूमेंट है। ठीक है। अब जैसे मैंने पार्ट बी फाइल किया, अब मेरे को REG 02 में क्या मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी कि आपने ये सूचनाएं हमारे पास क्या करवाई है, सबमिट करवाई है। अब एक्नॉलेजमेंट मिलने के एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद मैंने क्या बताया था कि अब जो अप्लीकेंट रहेगा उसको एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। एप्लीकेशन किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। अब वो जैसे ही एप्लीकेशन लगाएगा, वो एप्लीकेशन कहाँ पे फॉरवर्ड कर दी जाएगी, प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, प्रॉपर ऑफिसर के पास फॉरवर्ड कर दी जाएगी। अब प्रॉपर ऑफिसर के पास जैसे ही अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगी, अब ऑफिसर के पास 2 ऑप्शन रहेंगे। या तो वो क्या कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन को इन ऑर्डर में रख सकता है, या फिर इन ऑर्डर में नहीं रख सकता। अगर बात करें कि एप्लीकेशन को भी इन ऑर्डर में रख रहा है, तो इसी सिचुएशन में जिस दिन हमने पार्ट बी को फाइल किया था, उसके अगले 3 दिन में हमें क्या मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। दूसरी बात करें कि अगर वो एप्लीकेशन इन ऑर्डर में नहीं है, तो इसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो प्रॉपर ऑफिसर रहेगा वो अपन को एक क्लेरिफिकेशन देगा। कौन से फॉरम में देगा, REG 03 में हमें एक क्लेरिफिकेशन देगा विद इन 3 डेज में। ठीक है। अब वो क्लेरिफिकेशन देने के बाद जो एप्लीकेंट रहेगा उसकी क्या ड्यूटी रहेगी कि वो क्लेरिफिकेशन का क्या करे, रिप्लाई करे। अब रिप्लाई कब तक करना पड़ेगा, जिस दिन उसको वो 03 में क्लेरिफिकेशन मिला, नोटिस मिला, उसके अगले 7 दिन में 04 फाइल
करना पड़ेगा। ठीक है, जिस दिन 03 उसको मिला उसके अगले 7 दिन में उसको क्या करना पड़ेगा, REG 0 फॉर्म में एप्लीकेंट के द्वारा क्लेरिफाई किया जाएगा। अब क्लेरिफाई करते हैं अपने पास, मैंने आपको बताया कि 2 सिचुएशन हो सकती है। 2 सिचुएशन कौन कौन सी बताई, या तो हो सकता है पीओ सेटिस्फाइड हो जाए या फिर पीओ सेटिस्फाइड ना हो, या तो सेटिस्फाइड हो जाए या फिर सेटिस्फाइड ना हो। अगर ना हो तो क्या करेगा, वो REG 05 में हमारा रजिस्ट्रेशन, मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अगर वो सेटिस्फाइड हो गया तो REG 06 में मेरे को क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा, अगले 7 दिन में मेरे को रजिस्ट्रेशन दे देगा। ठीक है, बोलो यहाँ यस तक सर। कोई डाउट है तो रूल 8 और 9 में। पूछो कुछ, कोई भी डाउट है तो आप। सर अभी रूल 8 9 निकाले पढ़े, ये जो जी बोलिए। 2 सिनेरियोज क्रिएट होते हैं कि वो यस मतलब ग्रांट करेगा, मतलब अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो वो ग्रांट करेगा और सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ग्रांट नहीं करेगा। तो सर उससे पहले थोड़ा सा बताना जरा उससे पहले। सेटिस्फाइड होने से पहले, हाँ सर, थोड़ा सा उससे हाँ पहले हाँ बिल्कुल, बीच का पोर्शन। हाँ सेटिस्फाइड होने से पहले देखो पार्ट बी से चलते हैं अपन, कि पार्ट ए को फाइल किया, अपने पास TRN नंबर आया, TRN नंबर की हेल्प से अपन ने क्या किया, पार्ट बी को फाइल किया। पार्ट बी में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने थे वो करवा दिए। अब जमा करवाने के बाद REG 02 में क्या करना पड़ेगा, एक्नोलेजमेंट देना पड़ेगा। REG 02 में एक्नोलेजमेंट के लिए हमें एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन किसके पास फॉरवर्ड की जाएगी, प्रॉपर ऑफिसर के पास फॉरवर्ड की जाएगी। अब प्रॉपर ऑफिसर उस एप्लीकेशन को देखकर क्या करेगा, ऑर्डर देगा, एक एप्लीकेशन इन ऑर्डर देगा। अब वो ऑर्डर हो सकता है उसने ये पॉजिटिव दिया हो या फिर वो ऑर्डर नहीं दिया हो, मतलब या तो वो एप्लीकेशन इन ऑर्डर दे देगा यस, या फिर एप्लीकेशन इन ऑर्डर नहीं देगा। अगर एप्लीकेशन इन ऑर्डर है, अगर उसने इस प्रकार का ऑर्डर दे दिया, तो जिस दिन हमने पार्ट बी सबमिट करवाया था ना, वहां से लेकर अगले 3 दिन में उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा। अब वो एप्लीकेशन इन ऑर्डर नहीं देता है, तो इसी सिचुएशन में पीओ क्या करेगा, अपन को एक क्लेरिफिकेशन मांगेगा अपन से। REG 03 में अपन को वो क्या बोलेगा कि एक क्लेरिफिकेशन दो। ठीक है, अब 03 में वो अपन से मांगेगा, 04 में जो अप्लीकेंट रहेगा वो क्या करेगा, क्लेरिफाई करेगा उस चीज को कि उसने क्या बताया उस चीज को अगले 7 दिनों में। 7 दिन कहाँ से, जिस दिन हमें 03 मिला उसके अगले हम बात कर रहे थे आधार के बारे में, कि आधार देना होगा तो क्या करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई भी पर्सन है, अब आधार मैंडेटरी हो गया, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या हो गया, आधार मैंडेटरी हो गया। जैसे कोई भी पर्सन है जिसको पेन प्लस, अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या देना पड़ेगा, पेन प्लस आधार देना पड़ेगा, आधार देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड पर्सन रहेंगे ना, उन नोटिफाइड पर्सन को देना पड़ेगा। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड पर्सन रहेंगे उन नोटिफाइड पर्सन को क्या देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अपना पेन प्लस आधार कार्ड देना पड़ेगा। अब हो सकता है उन नोटिफाइड पर्सन के पास आधार हो या नहीं हो, मतलब ये नोटिफाइड जो पर्सन रहेंगे इनको तो आधार देना क्या होगा, कंपलसरी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम सब लोग हैं, हम नोटिफाइड पर्सन है तो हमें रजिस्ट्रेशन के लिए आधार देना क्या होगा, मैंडेटरी होगा। अब जो भी ये नोटिफाइड पर्सन है इनके लिए क्या हो जाएगा, आधार देना मैंडेटरी हो जाएगा। अगर इन्होंने आधार दे दिया, ठीक है, इन्होंने इनके लिए आधार मैंडेटरी और आधार दे दिया,
तो इनका तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन हो सकता है इनके पास या तो नोटिफाइड पर्सन है उनके पास आधार है नहीं, या फिर ये दे नहीं रहे। अगर इनके द्वारा आधार नहीं दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल नो आधार नहीं दिया गया, तो इसी सिचुएशन में इनको रजिस्ट्रेशन तो मिल जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर ऑफिसर रहेगा वो क्या करेगा, इसका जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा ना वहां पे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे पास आधार या तो है या फिर है नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को प्रॉपर ऑफिसर को आधार सबमिट नहीं करवा रहा, तो सबमिट नहीं करवा रहा तो प्रॉपर ऑफिसर आएगा और क्या करेगा, मेरे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आएगा, जहाँ पे मेरी बिल्डिंग है, जहाँ पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ वहां पे आएगा। वहां पे आकर क्या करेगा, वो मेरे बिजनेस की फिजिकल फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा कि जो मेरा बिजनेस है वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। कई बार देखो अपने ये आधार की वजह से फर्जी बिजनेस दिखा दिए जाते हैं, उनके लिए अभी ये रूल अप्लीकेबल हुआ है। तो वो क्या करेगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आएगा और वहां पे मेरी क्या करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा कि इस नाम से कोई बिजनेस, कोई फर्म, कोई कंपनी चल रही है या नहीं चल रही, इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं या नहीं है, इसके द्वारा जो भी बिजनेस किया जा रहा है वो लीगल है या नहीं है। तो अगर वो फिजिकल वेरिफिकेशन करता है, फिजिकल वेरिफिकेशन कब तक करनी पड़ेगी उसको, फिजिकल वेरिफिकेशन जिस दिन हमने पार्ट बी भरा था ना, पार्ट बी के अगले 60 दिनों में हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन कौन करेगा, जो पीओ रहेगा ना, पीओ उसके ऑफिसर्स आएंगे, वो हमारे बिजनेस का क्या करेंगे, वो हमारे बिजनेस का करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ी मिली उन्हें तो वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, और फिजिकल वेरिफिकेशन अपना कंप्लीट हो गया, अच्छे से हो गया, तो वो हमें क्या कर देंगे, रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन कब तक होगा, जिस दिन एप्लीकेंट ने पार्ट बी भरा होगा उसके अगले 60 दिन में फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, प्रिंसिपल प्लेस सॉरी प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि उसको आधार देना मैंडेटरी था, लेकिन आधार उसने दिया नहीं, इसलिए उसका क्या हो रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन है। अगर वो उसको आधार देना जरूरी था और आधार दे दिया तो इसी सिचुएशन में उसे इमीडिएट बेस पे रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता। ठीक है, अब देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। यहाँ पे 25 को अभी रूल 8 ऑन देखो इसमें कहाँ पे है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। स्क्रीन शो हो रही है क्या आपको, ऐसे पूछ रहा हूँ। हाँ सर हो रही है स्क्रीन शो। तो अब देखो ये अपना रूल 8 आ रहा है, रूल 8 में देखो क्या बताया अपन को, रूल 8 में देखो क्या बता रखा है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन रूल 8 ऑफ सीजीएसटी रूल 17। रूल 8 बता रहा है अपना सीजीएसटी एक्ट का, क्या बता रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ पेन। जो हमने पढ़ा है ना वो आपको चार्ट बेस पे बताया था मैंने, वही इन्फो वही डिटेल अपन को यहाँ पे बताएगा। देखो क्या चेंज बताता है ये, डिक्लेरेशन ऑफ पेन हमें क्या करना पड़ेगा, पेन, मोबाइल नंबर, ईमेल मैंडेटरी, ये हमें देना पड़ेगा। किसमें देना पड़ेगा, रूल 8(1) में देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, एवरी पर्सन अदर देन कौन हो गया, जैसे कोई एनआरटीपी है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, तो उसके पास तो देखो पेन वगैरह होगा नहीं, तो वो उसको पेन देना जरूरी नहीं है। आधार भी नहीं होगा उसके पास, आधार भी देना जरूरी नहीं है। दूसरा अपन को यहाँ पे बता रहा है कि जो वो पर्सन जिसको टीडीएस काटना है, या फिर जिसको टीसीएस कलेक्ट करना है, या फिर जो ओआईडीआर की सर्विस सप्लाई कर रहा है, तो इन 4 लोगों को तो क्या नहीं होगा, ये जो अपना डिक्लेरेशन है, पेन, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये देना जरूरी नहीं होगा।
इन 4 के अलावा जो भी पर्सन है, जैसे नॉर्मली हम लोग हो गए, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा किसका, पेन का। मैंने आपको बताया था पेन से पहले नाम भी बताना पड़ेगा, मोबाइल नंबर भी बताना पड़ेगा, ईमेल भी बताना पड़ेगा हमें, ये सब और पार्ट वो है। स्टेट भी बताना पड़ेगा जहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं। क्या हुआ, वॉइस ब्रेक हो रही है? नो सर, मैं बोल रही थी पार्ट ए में हमें ये सारी चीजें देनी पड़ेगी। हाँ, पार्ट ए में हमें ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। कौन बताएगा? हु इज लायबल टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25(1). 25(1) में अपन ने क्या पढ़ा कि जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है वो विद इन 30 डेज क्या करवाएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। तो उसको ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एंड एवरी पर्सन, और दूसरा कौन सा पर्सन बता रहा है, सीकिंग वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन, जो अपन 25 में थर्ड क्लोज पढ़ेंगे उसी का, कि अगर कोई पर्सन वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो उसको भी देखो रजिस्ट्रेशन के लिए ये सेम डिटेल देनी पड़ेगी। सेल बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर हिज, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। दोबारा से बता रहा है क्या क्या देना पड़ेगा अपन को, जैसे पेन हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल हो गया, और वो स्टेट या फिर यूटी हो गया जहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। कहाँ पे किस में बताना पड़ेगा, इन पार्ट ए ओ फोरम जीएसटी REG01, जो फोरम अपना REG01 है उसके पार्ट ए में बताना पड़ेगा। इस चैप्टर में रजिस्ट्रेशन वाले में देखो सबसे ज्यादा इसमें फोरम आएंगे, और फोरम देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं फोरम के, तो याद करना है इनको। वैसे अलग से आपको इसका एक लिस्ट बनाकर दे दूंगा फोरम की पूरे जीएसटी का, लेकिन यहाँ पे भी एक बात याद रखना कौन कौन से फोरम आ रहे हैं। तो सबसे पहला REG01 आ रहा है। REG01 का अपने पास कौन सा पार्ट फाइल कर रहे हैं, पार्ट ए फाइल कर रहे हैं, जिसमें हम डिटेल दे रहे हैं पेन की, ईमेल की, मोबाइल की और स्टेट की। ऑन द कॉमन पोर्टल, कहाँ पे दे रहे हैं, कॉमन पोर्टल पे, आइदर डायरेक्टली थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर, कमिश्नर के द्वारा जो भी अपन को बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हम ये डिटेल जमा करवा रहे हैं। अब दूसरा क्या बता रहा है, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज ISD, ISD के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन होगा, उसमें उसको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ISD के पास मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 2 रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, एक तो उसका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो गया, एक उसको ISD का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एवरी पर्सन बीइंग एन ISD shall make a separate application for registration as such ISD, ISD को ISD के लिए एक क्या करना पड़ेगा, सेपरेट अलग ही उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, किसके लिए, ISD का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। दूसरा अब बता रहा है वैलिडेशन ऑफ पेन, मोबाइल नंबर, ईमेल, रूल 8(2). अब 8(2) में क्या बता रहा है कि जो भी हमने डिटेल फाइल की है पार्ट ए में, उसके थ्रू अपने पास देखो जो मैंने बताया था ना TRN कोड जनरेट होगा, उसके बारे में बता रहा है रूल 8(2) में। द पेन शैल बी वैलिडेटेड ऑनलाइन बाय कॉमन पोर्टल, कॉमन पोर्टल पे हमें क्या देना पड़ेगा, पेन जमा करवाना पड़ेगा। कॉमन पोर्टल जो भी मेंटेन किया जाता है CBDT के द्वारा, उस पे हमें क्या करवाना पड़ेगा, हमारा पेन सबमिट करवाना पड़ेगा। दूसरा मोबाइल नंबर का अपन को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर का डिक्लेरेशन देंगे तो अपने पास एक OTP आएगा, OTP से हमें क्या मिलेगा, एक TRN नंबर मिलेगा। तीसरा अपन को बता रहा है द ईमेल एड्रेस डिक्लेयर एज अबोव शैल बी वेरीफाइड थ्रू सेपरेट वन टाइम पासवर्ड। OTP के थ्रू हमें क्या देना पड़ेगा, OTP के थ्रू हमें ईमेल भी बताना पड़ेगा उनको कि ये मेरा ईमेल है। उसके बाद जैसे ही अपन ये तीनों इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तीनों कौन कौन सी, तीनों चारों, जैसे नाम का हो गया, पेन का, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह, स्टेट वगैरह, ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैंने क्या बताया था कि पोर्टल पे एक TRN नंबर जनरेट होगा। TRN का मतलब टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, ठीक है। अब वो रेफरेंस नंबर अपन को देखो क्या हेल्प करता है, किस प्रकार से है। TRN रूल 8(3) ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ द पेन, मोबाइल नंबर और ईमेल का अगर सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो गया तो अपने पास क्या जनरेट होगा, एक ईमेल आएगा अपने पास। ईमेल में क्या आएगा, TRN नंबर आएगा। शैल बी जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट ऑन द शेयर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। उसमें अपन को क्या बताएगा कि जो भी हमने ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर या फिर पेन वगैरह डाला है वो सही है या नहीं है। इस प्रकार का हमारे पास एक TRN नंबर आएगा। अब TRN नंबर आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा,
वापस से वो REG01 फाइल करना पड़ेगा। REG0 का कौन सा पार्ट फाइल करना पड़ता है? ओके सर। REG01 का कौन सा पार्ट फाइल करना पड़ेगा अपन को TRN1 मिलने के बाद? पार्ट बी। पार्ट बी फाइल करना पड़ेगा। अब देखो 8.4 में ये बता रहा है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को क्या करवाया जाएगा? सबमिट करवाया जाएगा। यूजिंग द रेफरेंस नंबर जनरेटेड द एप्लीकेंट शैल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एन एप्लीकेशन इन पार्ट बी। पार्ट बी में एप्लीकेंट क्या करेगा? एक एप्लीकेशन लगाएगा फॉरम GST REG01 में, जो ड्यूली साइंड या फिर वेरीफाइड होगी किसके थ्रू? कहाँ पे पढ़ रहे थे? यूजिंग द रेफरेंस नंबर जनरेटेड द एप्लीकेंट शैल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एन एप्लीकेशन इन पार्ट बी। वो फॉरम GST REG01 का जो पार्ट बी है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। ड्यूली साइंड होना चाहिए वो फॉरम। REG01 का जो पार्ट बी है वो ड्यूली साइंड होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। इलेक्ट्रॉनिक जो वेरिफिकेशन कोड मिला है मैं उसके थ्रू वो क्या होना चाहिए? वेरीफाई होना चाहिए अलोंग विद द डॉक्यूमेंट। अलोंग विद डॉक्यूमेंट का मतलब पार्ट बी में हमें अपन को क्या करना पड़ेगा? जो भी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करवाने पड़ेंगे इन द सेड फॉरम एट द कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली और थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। कमिश्नर के द्वारा अगर कोई और सेंटर नोटिफाइड तरीका बता रखा है तो उसके द्वारा, या फिर कॉमन पोर्टल पे हमें वो क्या करवाना पड़ेगा? पार्ट बी सबमिट करवाना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है सर। ये वही बातें हैं, नॉर्मल रीडिंग लगा रहा हूँ मैं, जो मैंने आपको क्रक्स के रूम में बताया था ना वही बातें आ रही है। सर वही बात है। अब अब दूसरा आ रहा है अपने पास रूल 9। रूल 8 और 9 मैंने आपको कंबाइंड बताया था। रूल 9 में अब अपन को देखो क्या करना पड़ेगा। REG01 के तो दोनों पार्ट अपन ने फाइल कर दिए। अब REG02 की बात आएगी यहाँ पे। REG02 में अपन को क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है वो देखो। वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। अब जैसे मैंने वो एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन लगाने के बाद उसका क्या होगा? वेरिफिकेशन किया जाएगा कि वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि जो भी प्रॉपर ऑफिसर रहेगा वो ऑर्डर पास करेगा अपन को। ऑर्डर किस प्रकार से देगा वो देखो। एप्लीकेशन फाउंड इन ऑर्डर अप्रूवल टू ग्रांट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 3 वर्किंग डेज। अगर उसने एप्लीकेशन इन ऑर्डर दे दिया तो मैंने आपको वहां पे क्या बताया था कि एप्लीकेशन इन ऑर्डर दे दिया तो अगले 3 दिन में, 3 दिन कौन से? जिस दिन हमने पार्ट बी सबमिट किया था उसके अगले 3 दिन में हमें RC मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे वही बता रहा है अप्रूवल टू ग्रांट RC विद इन 3 वर्किंग डेज। अगर वो एप्लीकेशन क्या है अपनी इन ऑर्डर है तो हमें क्या मिल जाएगा? रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा अगले 3 दिन में। द एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाएगी। हु शैल, वो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? हु शैल एग्जामिन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा, जांचेगा, देखेगा। एंड द कंप्लाइंग डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने फाइल किए उनको देखेगा। एंड इफ द सेम आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर, अगर वो उसको ठीक लगे, इन ऑर्डर लगे, तो वो क्या करेगा? अप्रूव कर देगा। द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को अगले 3 दिन में वो क्या दे देगा? रजिस्ट्रेशन दे देगा। अगर उसने जो भी ऑर्डर दिया वो इन ऑर्डर दिया एप्लीकेशन का तो ये तो 3 दिन में वो रजिस्ट्रेशन दे देगा। अब दूसरी सिचुएशन कौन सी बताई थी वहां पे मैंने कि अगर वो एप्लीकेशन इन ऑर्डर ना हो तो इसी सिचुएशन में क्या करेंगे? तो अब उसके लिए बता रहा है डेफिशिएंसी फाउंड इन एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन में उसको कोई भी डेफिशिएंसी, कोई भी कमी वगैरह, डेफिशिएंसी का मतलब कोई भी कमी गड़बड़ी वगैरह बता रहा है, अगर वो लगे तो वो क्या करेगा? वो हमें ई नोटिस इश्यू करेगा। मैंने बताया था ना कि अपन को क्लेरिफिकेशन देगा। वो इलेक्ट्रॉनिकली अपन को क्या देगा? एक नोटिस देगा। कब तक देगा? 3 दिन में देगा। जिस दिन अपन ने पार्ट बी फाइल किया था उसके अगले 3 दिन में वो हमें REG03 में एक नोटिस देगा। उस नोटिफिकेशन में अपन से क्या मांगेगा? कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा, कुछ क्लेरिफिकेशन से मांगेगा। तो देखो क्या बताया, where the application is submitted is found to be deficient। deficient का मतलब होगा कि वो इनफ नहीं है, मतलब ठीक नहीं है, उसमें कमी है। either in term of any information, या तो कोई इंफॉर्मेशन अपन ने दी नहीं है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट जो अपन को देना था वो नहीं जमा करवाया। तो अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? एनी क्लेरिफिकेशन मांगेगा विद रिगार्ड टू एनी इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन
या फिर डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हमसे क्या मांगेगा, क्लेरिफिकेशन मांगेगा। फर्निश्ड डेट तो देखो अपन क्या पढ़ रहे थे, डेफिशिएंसी वाला पढ़ रहे थे। अगर उसको डेफिशिएंसी लगे किसमें, एप्लीकेशन जो भी सबमिट करवाई है मैंने उसमें अगर कोई भी डेफिशिएंसी लगे, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन पूरी ना दी हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट मैंने सही ना दिया हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस देगा मेरे को। नोटिस किस में देगा, REG03 में देगा। कब तक देगा REG03 मेरे को, अगले 3 दिन में देगा। जिस दिन मैंने पार्ट भी सबमिट करवाया उसके अगले 3 दिन में वो मेरे को REG03 में क्या मांगेगा, क्लेरिफिकेशन मांगेगा। ठीक है। यस सर। अब क्लेरिफिकेशन का देखो मेरे को रिप्लाई करना पड़ेगा, जो भी एप्लीकेंट रहेगा वो रिप्लाई करेगा उस नोटिस का। वो कौन से फॉरम में करेगा, कब तक करेगा, वो देखो मैंने बताया था कि जो भी एप्लीकेंट रहेगा वो क्लेरिफाई करेगा 04 में। जिस दिन उसको 03 मिला ना उसके अगले 7 दिन में वो 04 में क्लेरिफाई करेगा किसको, PO को। तो देखो वही बात आ रही है यहाँ पे। अप्रूवल टू ग्रांट रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की अप्रूवल के लिए विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच क्लेरिफिकेशन। जिस दिन वो क्लेरिफिकेशन मिली मेरे को, क्लेरिफिकेशन कौन सी, नोटिस जो 03 में PO के द्वारा मेरे को नोटिस मिला था, उस नोटिस की डेट से क्या करना पड़ेगा, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद द क्लेरिफिकेशन। अगर उस नोटिस में जो भी इंफॉर्मेशन मांगी है मैंने, उस नोटिस में मैंने क्या कर दिया, उसका रिप्लाई कर दिया, क्लेरिफिकेशन दे दिया। कौन से फॉर्म में देना पड़ेगा, 04 में देना पड़ेगा, अगले 7 दिन में देना पड़ेगा। अप्रूवल टू ग्रांट रजिस्ट्रेशन विद इन ई क्लेरिफिकेशन। देखो अपन को ये पढ़ना था ई क्लेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन कि जो भी मैंने क्लेरिफिकेशन दिए विद इन 7 वर्किंग डेज ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस। जिस दिन मेरे को नोटिस मिला उसके अगले 7 दिन में मेरे को क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा। द एप्लीकेंट शैल फर्निश सच क्लेरिफिकेशन। जो भी एप्लीकेंट रहेगा वो क्लेरिफिकेशन सबमिट करवाएगा, फर्निश करेगा। कौन सी, जो भी इंफॉर्मेशन उसमें गलत दी थी मैंने वो, या फिर अगर उसने कोई डॉक्यूमेंट मांगा है तो वो डॉक्यूमेंट मेरे को देना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में देना पड़ेगा, REG04 में देना पड़ेगा। कब तक देना पड़ेगा, अगले 7 दिन में देना पड़ेगा। जिस दिन वो नोटिस मेरे को REG03 फॉर्म मिला था PO के द्वारा, उसके अगले 7 दिन में मेरे को REG04 में क्या देना पड़ेगा, क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। अब उसके बाद में आ रहा है कि जैसे मैंने क्लेरिफिकेशन दे दिया, क्लेरिफिकेशन देने के बाद मैंने आपको 2 सिचुएशन बताई थी वहां पे, या तो वो उस क्लेरिफिकेशन से PO क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, या फिर सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और सेटिस्फाइड हो गया तो वो क्या करेगा, अगले 7 दिनों में REG06 में मेरे को क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। तो देखो वही बात आ रही है यहाँ पे। अप्रूवल टू ग्रांट रजिस्ट्रेशन विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच क्लेरिफिकेशन और इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड। अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो गया विद द क्लेरिफिकेशन, जो भी एप्लीकेंट ने क्लेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट फर्निश किए हैं उनसे, अगर वो क्या हो गया, अगर सेटिस्फाइड हो गया तो एप्लीकेंट को क्या करेगा, एक रजिस्ट्रेशन दे देगा, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा उसको। कब तक देगा, अगले 7 दिनों में वो रजिस्ट्रेशन दे देगा। द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच क्लेरिफिकेशन, जिस दिन उसको PO को वो क्या मिली, क्लेरिफिकेशन मिली, उसके अगले 7 दिन में वो REG06 में क्या दे देगा, REG06 में रजिस्ट्रेशन दे देगा। अब अगर उसको देखो, जो भी मैंने वो किया है, क्या किया है, क्लेरिफिकेशन दिया, उसे अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या कर देगा, वो REG05 में मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन इफ नो रिप्लाई इज रिसीव्ड। अगर हो सकता है या तो मैंने रिप्लाई नहीं किया उसको, उसने जो भी क्लेरिफिकेशन मांगा था उसका मैंने रिप्लाई नहीं किया, और रिप्लाई किया है तो भी अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो REG05 में क्या कर देगा, REG05 में मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। ये लिखा हुआ, राइटिंग रिजेक्ट सच एप्लीकेशन एंड इन्फॉर्म द एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्म REG05 में, वो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके मेरे को इन्फॉर्म कर देगा REG05 में। ठीक है। यस सर।
अब अगर उसने मना नहीं किया तो इसी सिचुएशन में क्या माना जाएगा? इसी सिचुएशन में माना जाएगा कि वो जो भी मैंने क्लेरिफिकेशन दिया वो सही है और अगले 7 दिनों में मेरे को REG 06 में क्या मिल जाएगा? रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। डिम्ड अप्रूवल, अगर उसने कोई अप्रूवल ही नहीं दी अपनी कि वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, तो इसी सिचुएशन में क्या डिम्ड होगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। विदिन ए पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, जिस दिन मैंने एप्लीकेशन को सबमिट किया उसके अगले 3 दिन में क्या हो जाएगा? वो मेरे को रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। विद इन ए पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट, द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी हैव बीन अप्रूव्ड। अगर वो सेटिस्फाइड है या फिर उसने कोई भी अपन को कमी नहीं बताई है, तो इसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा? अगले 7 दिनों में मेरे को REG 06 में रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। ठीक है, Yes. ये था अपना देखो रूल 8 और 9, जिसमें पूरी प्रोसेस आ गई अपनी किसकी कि जो रजिस्ट्रेशन होगा वो किस प्रकार से दिया जाएगा। जैसे नीचे बताया ना, वेयर द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट रजिस्ट्रेशन हैज बीन अप्रूव्ड, अगर वो एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गई तो REG 06 में क्या करेगा? वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आके वहां पे क्या करेगा? मेरा वो कर लेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेगा और मेरे को क्या कर देगा? रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। अब जो भी रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा, इसका देखो मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो GST-IN नंबर होता है, GST-IN की फुल फॉर्म याद रखना, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, गुड्स एंड सर्विसेज एंड टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो दे देगा मेरे को। वो किस प्रकार से होते हैं मैंने आपको बताया था, 15 डिजिट का होता है, जिसमें स्टार्टिंग के 2 डिजिट तो क्या होते हैं? स्टेट कोड के होते हैं, अगले 10 डिजिट होते हैं पेन नंबर सेम, और अगला जो नेक्स्ट 13 डिजिट होता है वो होता है एंटिटी कोड। एंटिटी कोड जो भी मेरा बिजनेस है उसका कोड होगा। उसके बाद 14 मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट चेक कोड होता है, बाय डिफॉल्ट जेड होता है, और लास्ट जो होगा वो अपने अकॉर्डिंग क्या डाल देगा? उसमें चेक कैरेक्टर डाल देगा। ठीक है, Yes, sir. अब देखो मेरे को रजिस्ट्रेशन तो मिल गया, अब ये इफेक्टिव कब से माना जाएगा उसके बारे में बता रहा है। अब मैंने एप्लीकेशन तो देखो कब लगाई थी और रजिस्ट्रेशन मेरे को कब मिल रहा है, तो ये इफेक्टिव कब से माना जाएगा उसके बारे में बता रहा है। तो इफेक्टिव कब से माना जाएगा? जिस दिन मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ था ना, उसी दिन से ये इफेक्टिव माना जाएगा कि उसी दिन मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। द रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन विच द पर्सन बिकम लायबल, जिस दिन मैं 1 अप्रैल 1 अक्टूबर को लायबल हुआ था उसी दिन मैं क्या माना जाएगा? मेरा रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव माना जाएगा। वेयर द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सबमिटेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द सच डेट, जिस दिन मैं लायबल हुआ, अगर लायबल होने के अगले 30 दिन में अगर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया ना, तो जिस दिन मैं लायबल जाएगा उसी दिन मैं रजिस्टर्ड हुआ मान लिया जाएगा, इफेक्टिव डेट वही हो जाएगा। अब अगर मैंने विद इन 30 डेज में अगर एप्लीकेशन नहीं लगाया, वेयर एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट आफ्टर 30, मतलब 30 दिन में मैंने नहीं लगाया या फिर 30 दिन में अप्लाई किया, तो जो मेरा इफेक्टिव डेट होगा वो कब होगा? जिस दिन मेरे को रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा ना। ये ऑलरेडी आपको ITC वाले चैप्टर में भी बता चुका हूँ, इस चैप्टर में भी पहले बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि अगर 30 दिन में मैंने अप्लाई नहीं किया तो मेरा रजिस्ट्रेशन कब से माना जाएगा? जिस दिन मेरे को रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है वही मेरी रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो? ठीक। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो आधार 25 में फर्स्ट क्लोज मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट क्लोज में अपन ने देख लिया कि कोई भी पर्सन अगर रजिस्ट्रेशन के लिए जिस दिन लायबल होता है तो उसको अगले 30 दिन में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। कहाँ पे जरूरी होता है? जिस भी स्टेट या यूटी में वो लायबल हुआ है वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। उसके बाद दूसरा मैंने बताया एवरी पर्सन हु मेक ए सप्लाई फ्रॉम द टेरिटोरियल वाटर, अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो टेरिटोरियल इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर है वहां से सप्लाई कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवाना पड़ेगा? तो इसके लिए मैंने देखो वैसे आएगा अपने IGST एक्ट में, इंडिया की डेफिनेशन वहां पे आएगी तो वहां पे पूरा डिटेल में बता दूंगा। लेकिन इतना याद रखोगे अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया की टेरिटोरियल वाटर से सप्लाई कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवाना पड़ेगा? उसके नियरेस्ट अगर कोई भी स्टेट या फिर कोई यूटी है तो वहां पे उसको
रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, लोकल वर्ड में बात करें तो अगर अपन को, जैसे आपको जिगल में बताया था कि उसको रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवाना पड़ता है, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है नियरेस्ट प्लेस में, वैसे ही यहाँ पे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट या यूटी में करवाना पड़ेगा, जिस स्टेट या यूटी के नियरेस्ट वो क्या टेरिटोरियल वाटर आ रहा हो वहां पे मैं रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्या होता है, वो कितना पोर्शन होता है वो अपन आगे बात कर लेंगे। जैसे अपने इंडिया के बाहर 12 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक उसको क्या बोला जाता है, टेरिटोरियल वाटर बोला जाता है। लेकिन 12 नॉटिकल माइल तक तो अपन किसके लिए देखते हैं, एवरीथिंग के लिए देखते हैं, वहां से कोई भी सप्लाई करो अपन को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन 200 नॉटिकल माइल केवल ऑयल पर्पज के लिए देखा जाता है। अगर तेल ऑयल की वहां से सप्लाई हो रही है तो अपन को जीएसटी देना पड़ेगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद आ रहा है अपना नोट, क्या क्या, ओके सर ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं अपन को नोट सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एससीजेड यूनिट एंड नॉन एससीजेड यूनिट। अगर कोई पर्सन एससीजेड में सप्लाई करता है या फिर एससीजेड से सप्लाई करता है तो उसको एससीजेड और नॉन एससीजेड के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान का हूँ, मैं राजस्थान में कई एससीजेड एरिया में सप्लाई करता हूँ, तो एससीजेड के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और एससीजेड के अलावा नॉन एससीजेड एरिया में सप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को नॉन एससीजेड एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दूसरा, पर कोई भी डाउट है तो एक एक टॉपिक को, एक एक वर्ड को अच्छे से देखते चलना है भाई। ए पर दूसरा पॉइंट आ रहा है अपने पास 25(2), ए पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। कोई भी व्यक्ति जो इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन ले रहा है शैल बी ग्रांटेड, उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन इन ए स्टेट और यूटी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो उसको एक ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कहाँ पे लेना पड़ेगा, इन ए स्टेट और यूटी। मतलब एक स्टेट में मेरी जितनी भी ब्रांचेज है ना, मैं चाहूँ तो उन सारी ब्रांचेज के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, एक ही पेन से सबको रजिस्टर करवा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में मेरी सीकर, जयपुर और जोधपुर, अजमेर 4 ब्रांचेज हैं, तो चारों ब्रांचेज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, जिसको अपन बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर एक ही पेन से मैं चारों ब्रांच को रजिस्टर करवा लूंगा तो उसे बोला जाएगा डिस्टिंक्ट पर्सन। या तो एक स्टेट में मैं एक रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ या फिर एक यूटी में मैं एक रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ। थे सेकंड पॉइंट, सेकंड में अपन को बताया कि ए पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन, एक कोई भी पर्सन जो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट मतलब सीधे एक्ट में, शैल बी ग्रांटेड, तो उसको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। एवरी स्टेट और यूटी के लिए एक सिंगल रजिस्ट्रेशन वो करवा है। जैसे राजस्थान में 3 ब्रांचेज, सीकर, जयपुर, जोधपुर, तो तीनों ब्रांचेज के लिए मैं चाहूँ एक रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता हूँ। तो मतलब रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा स्टेट में। नोट ए पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन ए स्टेट और यूटी। अब देखो नोट में क्या बताया, ए पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेस, एक कोई पर्सन है जिसके मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेज हैं इन ए स्टेट, या तो एक। तो अब देखो अपन को आगे क्या बताया है, नोट ए पर्सन प्लेस ऑफ पर्सन मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कहाँ पे, या तो एक स्टेट में या फिर एक यूटी में, मे बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन फॉर ईच सच प्लेस ऑफ बिजनेस। तो में भी मतलब वो लिस्ट है, उसको दिया जा सकता है।
ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन फॉर ईच प्लेस। अगर वो चाहे तो उसके जितने भी प्लेस हैं, जितनी भी ब्रांच है, उनका अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता है, और अगर वो चाहे तो उन सबका एक भी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। जैसे मैं ऊपर आपको क्या बताया, जैसे मेरे राजस्थान में 3 ब्रांच है, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। तो मैं चाहूँ तो उन तीनों ब्रांच का एक रजिस्ट्रेशन भी ले सकता हूँ, मतलब एक ही पेन से तीनों ब्रांच को रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ। और मैं चाहूँ तो उनका 3 पेन से अलग अलग 3 रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ। तो ये बताया कि भी कोई पर्सन रहेगा, उस एक स्टेट या फिर एक यूटी में एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और अगर किसी पर्सन की मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है एक स्टेट या यूटी में, तो वो चाहे तो उनका सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है और उनका एक रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है। ठीक है। यस सर, ओके। तीसरा अपन को बता रहा है ए पर्सन हु इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अब ये देखो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा है अपन को, जो ना 22 में कवर हो रहा है ना 24 में कवर हो रहा है, ना तो उसकी लिमिट एक्सीड हो रही, ना 24 में उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा से वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। तो देखो क्या बताया इसमें, ए हु इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अगर कोई पर्सन अंडर सेक्शन 22 और 24 में रजिस्ट्रेशन बन नहीं है, टीम सेल्फ रजिस्टर्ड, तो वो अपने आप को खुद खुद को क्या करवा सकता है, वॉलंटरीली रजिस्टर करवा सकता है, अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन वो करवा सकता है। इन सच केस ऑल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एज आर एप्लीकेबल। तो अगर वो खुद अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन करवा है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा है, तो इस एक्ट के सारे प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब एज ए ऐसा माना जाए करवाना जरूरी था। और जरूरी वाले प्रोसेस में जो भी अपने रूल एप्लीकेबल होते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेबल। भी आ रहा होगा। सर पार्टिसिपेंट्स में आ रहा है, वैसे नहीं आ रहा है इसको। तो अब देखो आगे क्या बताया है, 4.5 में क्या पढ़ा है कि पर्सन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, तो उस पे भी जीएसटी के सारे रूल अप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब ये से माना जाएगा कि वो उसने को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था, तो सारे के सारे उस पे हो जाएंगे। चौथा आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। ए पर्सन हु मोर देन वन रजिस्ट्रेशन। पर्सन है जिसने क्या कर रखा है, वो है जो मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, जिसने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं। कहाँ पे ले रखे हैं, इन वन स्टेट और यूटी, या तो एक स्टेट या फिर एक यूटी में उसने एक से ज्यादा राजस्थान में हो सकता है मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखे हूँ, 3 रजिस्ट्रेशन ले रखे हूँ, या फिर एक या तो ले सकता वो इन वन स्टेट और यूटी, एक स्टेट में एक से ज्यादा, और मोर देन वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट और एक से ज्यादा स्टेट और यूटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो अगर किसी पर्सन ने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लिखे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, मैंने आपको बोला डिस्टिंक्ट बना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं राजस्थान का हूँ, मैंने राजस्थान में जैसे जयपुर में भी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, और कोई ले नहीं सकता। तो देखो फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, अगर किसी पर्सन ने एक से रजिस्ट्रेशन किया हो उसका एक या फिर अलग अलग स्टेट में, तो उसको क्या बोला जाएगा, उस पर्सन को बोला जाएगा डिस्ट्रिक्ट पर्सन बोला जाएगा। फोर्थ पॉइंट में कोई डाउट पूछ सकते हो आप। सर मैं ये बोल रही थी कि सर हर कोई तो एक ही पेन से लेता होगा ना रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सर सभी को हाँ एक ही उसमें, पेन ही अलाउड है। हाँ एक पेन से जितने भी रजिस्ट्रेशन लेगा ना, वो उन सारे ब्रांच के लिए वो क्या होता है, वो पर्सन हो जाएगा। ठीक है सर।
उसके बाद एक 5वां पॉइंट आ रहा है। 5वें में क्या वो है जो रजिस्ट्रेशन इन स्टेट या फिर यूटी। अगर किसी पर्सन ने एक स्टेट या यूटी में रजिस्ट्रेशन लिया has an establishment in another state or UT, then such establishment shall be treated as distinct person। ऊपर वाली बात आ गई, जैसे इसमें बताया है कि किसी पर्सन ने एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, जैसे मैंने राजस्थान में ले रखा है, has an establishment in another state, और उसी पर्सन की दूसरे स्टेट या फिर यूटी क्या है, अनदर एस्टेब्लिशमेंट है। जैसे दिल्ली में मेरी कोई ब्रांच हो सकती है, बोला जाएगा ऐसी सिचुएशन में उस पर्सन मानेगा। तो क्या बताया मैंने कि अगर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं उसने, किसी भी पर्सन ने, तो वो क्या माना जाएगा, वो डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। उसके बाद देखो Yes. नेक्स्ट क्या है, अपन को सर वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ सर, मतलब नहीं आ रही है क्लियर ऐसे। अभी चेक हेलो यस सर। हेलो, अभी आ रही है। यस सर। हाँ सर, अब आ रही देखो है अभी छठे तो। पॉइंट में अपन को क्या बताया है, एवरी पर्सन शैल हैव पेन। एवरी पर्सन के पास क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के लिए पेन होना चाहिए, इश्यूड अंडर इनकम टैक्स और रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। क्योंकि जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन पे होता है, जिसके पास पेन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या बता रहा है ये थर्ड पॉइंट में, ये बता रहा है कि रजिस्टर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसके पास इनकम टैक्स